अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो है अरशद शीर साहब का जो अंदोनाक कत्ल हुआ, जिस तरह से उनको शहीद किया गया। उस बारे में हम आपको जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें क्या तफसीलात हैं, कीनिया में क्या इंकशाफात हुए हैं, वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये बड़ी ही इसमें सियासतदानों के नाम आ रहे हैं, इसमें फौजी एहलकार, इसमें बहुत कुछ नाम आ रहे हैं। आपको ज़रा आज इन तफसीलात से ज़रा पर्दा उठाएंगे और ये तमाम एक्सक्लूसिव मालूमात हैं जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कि जो इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर आपको याद हो कि हमने ये इंकशाफ किया था बिल्कुल अरशद साहब का मर्डर के दूसरे दिन या तीसरे दिन, जो हमने वीडियो किया था कि गाड़ी में एक नहीं, अरशद शीर साहब के साथ दो लोग थे, एक सिर्फ खुर्रम अहमद नहीं थे। और उसका अब जो मजीद शवाहिद जो मिल रहे हैं वो भी हम आपको उसके भी इंकशाफात वो करते हैं। एक तो जो पाकिस्तान में अरशद शीर साहब का पोस्टमार्टम हुआ है, अब उस पोस्टमार्टम में अरशद शरीफ साहब के एक गोली सीने से भी निकली है, जो कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनके लिए हैरत का भी बायस थी, क्योंकि जब कीनिया में पोस्टमार्टम हुआ था तो उन्होंने, इसका मतलब है, सर के अलावा कोई जगह देखी ही नहीं थी। तो वो जो गोली है, उस गोली की जो रेंज है वो भी नजर आ रहा है कि वो गोली करीब से मारी गई है जो अरशद शीर साहब के सीने में लगी हुई है। और वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 4 फुट की रेंज हो सकती है। तो 4 फुट की रेंज तो लाइक इधर से वो सामने दीवार तक होगी, ठीक है। तो या तो कोई बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था या किसी ने पीछे से एंटर होकर खड़े होकर निशाना लेके गोली मारी। वो भागती हुई गाड़ी में तो 4 फुट के फासले से गोली नहीं लगी हुई। तो अब जो वहां पर आपको पता है पाकिस्तानी टीम गई भी हुई है, जिसमें आईबी और एफआईए के एहलकार हैं जो मौजूद हैं इस वक्त कीनिया में। वो भी अपनी जो तफ्तीश कर रहे हैं। लोकल कीनियन अथॉरिटीज़ भी इतने दिन से इस केस पर तफ्तीश कर रही हैं। और क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया है, इसमें आलमी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी भी बहुत गहरी नज़र है और दीगर भी तमाम लोगों की बड़ी गहरी नज़र है। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान का रवैया बड़ा ही अफसोसनाक है। हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर तहकीकात क्या हो रही है, लेकिन आप हुकूमत पाकिस्तान का रवैया देखिए कि इन्होंने एक बैंकिंग अमूर के माहिर जो रिटायर्ड जस्टिस साहब थे, शौकत पराठा साहब, उनका कमीशन बना दिया। ये क्या हालात है आप लोगों के, अंदाजा कीजिए। ये सर एक क्रिमिनल मामले की, और वो भी जिस पर आलमी सतह की तहकीकात इन्वॉल्व हैं। कीनिया में मर्डर हुआ अरशद शीर साहब का, सब कुछ, उसमें एक बैंकिंग अमूर का, मतलब खुदा का खौफ करे। इससे ज़ाहिर करने होता है कि बदनीति इधर भी शामिल है। अदरवाइज अगर सबके हाथ साफ हैं, जैसे कि डीजीआईएसपीआर और डीजीआईएसआई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही क्लियर करने की कोशिश की कि जो हमारे इदारे पर उंगलियां उठ रही हैं, हमारा कोई रोल नहीं, हम तो इसलिए डीजीआईएसआई ने कहा कि हमने अपना बंदा विड्रॉ कर लिया। तो आखिर ये बदनीति क्यों इतनी दिखाई जा रही है? एक हाई एम्पावर्ड कमीशन कहा गया था, हाई कोर्ट का जज होगा। हम तो कहते हैं जस्टिस बाबर सत्तार को बनाए इस कमीशन का सरबराह। इतने अच्छे इंटेलेक्चुअली वो जज हैं और इतने माशाल्लाह काबिल हैं, उनको बनाए। और इंडिपेंडेंट माइंड भी है, डेयरिंग भी है। आप उनको देंगे तो वो ज़रूर इस इंक्वायरी को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। और ज़रूर हमें पूरा यकीन है कि बाबर सत्तार साहब अगर होंगे, जस्टिस बाबर सत्तार, तो वो मोजिज़ जज ज़रूर खुरा लेके जाएंगे कातिल के दरवाजे तक। तो अब चीज़ ये है कि अब जो वहाँ पर जो तहकीकात हो रही हैं उसमें उनका दायरा 3 मुल्कों तक फैल गया फिलहाल। एक तो अभी तक की जो तहकीकात हैं उनसे एक बात तो इस्टेब्लिश हो रही है कि अरशद शीर साहब मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, कि गलतफहमी की बुनियाद पर किसी और गाड़ी की चोरी की इतला थी, उसके लिए नाकाबंदी थी, अरशद शीर साहब की गाड़ी गुजर रही थी, गोलियां मार दी गई, उसमें
किसी को कुछ ना सिवाय बेचारे अरशद शीर साहब के, उनको ही, उनकी ही जान जानी थी। ठीक है, तो ये वो केस नहीं है, ये तो कम से कम वहां पर अब इन्वेस्टिगेशन में एस्टेब्लिश हो रहा है कि अरशद शीर साहब को टारगेट किलिंग ही की गई है। अब टारगेट किलिंग की गई है तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, गाड़ी जो चोरी हुई वो KDJ 200M है, अरशद शीर साहब जिसमें जा रहे हैं वो KDG 700M है। आप नंबर का फर्क देखें। ठीक है, तो वो जो मुबैना गाड़ी चोरी हुई, ये भी कंफर्म नहीं है, और वो भी गाड़ी चोरी नहीं हुई, वो अब सामने आ रहा है कि नहीं, वो बेटा बाप से नाराज होकर गाड़ी लेकर निकल गया था और बाप ने रिपोर्ट कराई, बाद में गाड़ी और बेटा बरामद हो गया। तो क्या मजे का खेस बात है। ठीक है, तो अब चीज ये है कि जो तहकीकात हैं वो 3 ममालिक तक फैल गई हैं, जिनमें कीनिया, UAE में दुबई और पाकिस्तान तक। और ये अभी इनिशियल है, और ये मालूमात और ये जो अभी तक जो तहकीकात का दायरा फैलाने की बात की गई है, वो अभी तक सिर्फ जो इनिशियल जो मुआयना हुआ है वो अरशद शीर साहब के मोबाइल का और अरशद शीर साहब के लैपटॉप का जो है। यहाँ पे वैसे तो फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि जी लैपटॉप और मोबाइल नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, जरा ये बता रहे हैं कि अरशद शीर साहब का लैपटॉप और मोबाइल कीनियन हुक्काम के पास है, उसका इनिशियल एग्जामिनेशन भी किया गया है, और उसकी बुनियाद पर इन 3 ममालिक में लोगों तक तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया है। अभी मतलब उस तरह से इन लोगों को बुलाया नहीं गया, लेकिन रिकमेंड किया गया है कि ये लोग हो सकते हैं, और वो जो नंबर है जिन जिन लोगों की बात की गई है वो 22 लोग हैं, और ये अभी तक का फिगर है, क्योंकि जब इन 22 लोगों से तहकीकात होंगी, अरशद शीर साहब के मोबाइल का और लैपटॉप का डिटेल फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, तो फिर इन 22 के अलावा भी फिर लोग इसकी लपेट में आएंगे। और उसमें बताया जा रहा है कि जो ये 22 लोग हैं, इनमें से जो 9 लोग हैं वो कीनिया में हैं, 8 लोग दुबई और UAE में हैं, और 5 लोग पाकिस्तान में अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी तक, हम फिर वर्ड यूज कर रहे हैं, अभी तक। और जरा ये बता रहे हैं कि वो जो लोग अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, इनमें से जो कीनिया में जो 2 लोग हैं वो मफरूर हैं। अब अगर कोई फाउल प्ले नहीं हुआ तो वो 2 लोग क्यों नहीं, जो लोग थे वहां पे आते, इन्वेस्टिगेशन कराते, चले जाते, अपने बयान रिकॉर्ड करवाते। 2 लोग उनमें से मफरूर हैं, यानी कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, कत्ल किया गया अरशद शीर साहब को, उनको शहीद किया गया है, और उनको उनके काम की वजह से ही शहीद किया गया है। तो अब 2 लोग मफरूर हैं, 7 लोग जरा ये बता रहे हैं कि वो मौजूद हैं, उनसे तहकीकात हो रही हैं। इसके बाद फिर UAE में लोग हैं, उन तक अब कैसे पहुंचा जाएगा, कैसे तहकीकात की जाएंगी, ये भी एक और मरला है। फिर इसके अलावा जो पाकिस्तान में लोग आइडेंटिफाई हुए हैं अभी तक, उनमें जरा ये बता रहे हैं कि 2 लोग पॉलिटिशियन हैं, 2 पॉलिटिशियन हैं, एक ब्यूरोक्रेट है और एक फौजी अफसर है। ये नहीं कि इनको अभी सस्पेक्ट कहा गया है, लेकिन ये वो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जिनसे तहकीकात अब की जाएंगी कि ये इनका क्या तमाम रोल है इस तमाम सर्कमस्टेंसेस में जिसमें अरशद शीर साहब का मर्डर हुआ। और वो जो 2 लोग अभी तक, जो 2 पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में वैसे तो हमें कोई क्लियर अभी नहीं पार्टी कन्वे हुई कि वो कौन है, लेकिन अगर आप देखें तो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि PTI के अंदर से लोगों का काम है। उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू में ये इशारा दिया है, उन्होंने कहा कि PTI के अंदर से लोग इन्वॉल्व हैं अरशद शीर साहब के मर्डर में। और उसमें जो एक आज जो डेवलपमेंट हुई है, वो शहबाज गिल साहब का नाम ECL पे डाल दिया गया। हालांकि उस FIR में उनकी जमानत हो चुकी है, वो मुल्क में है, तो वो तो कहीं बज़ाहिर अभी तक तो भागने के उनके आसार नहीं थे,
फिर एकदम से काबीना को उनका नाम ईसीएल पर डालने की जरूरत क्यों पेश आई? और ये शहबाज गिल साहब वही हैं जो उस मुतनाज़ा बीपर में जिसकी वजह से इनके ऊपर वो सेडिशन की एफआईआर कटी, ये अरशद शरीफ के साथ मौजूद थे। और उस वक्त ये इल्ज़ाम लग रहा था कि इन्होंने अरशद शरीफ साहब के साथ मिलकर वो बीपर दिया जिसमें वो इल्ज़ाम लगा कि ये फ़ौज को, अफसरान को अपने सीनियर लीडरशिप के खिलाफ बगावत पर उकसा रहे थे। और ये तो खुद सब मानते हैं वो कि वो आपको पता है बीबीसी और इंडिपेंडेंट ने स्टोरी भी की थी कि शहबाज गिल साहब सबसे ज़्यादा जिनके करीब हैं, उनमें जो 3 नाम लिए गए थे उनमें से एक नाम अरशद शरीफ का भी था कि वो उनके साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं और मिलते जुलते हैं। तो अब उधर से आइडेंटिफाई होना कि 2 पॉलिटिशियंस भी हैं और इधर से शहबाज गिल साहब का नाम ईसीएल में जाना, ये कुछ आपको डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आते हैं कि शायद ये उसी वजह से ना नाम गया हो। बेशक के बज़ाहिर वो कहा गया हो कि जी वो उस मुकदमे में क्योंकि उनका नाम है तो उस वजह से ना, तो उस मुकदमे में अगर नाम था, वो जो बगावत की एक एफआईआर घटी थी शहबाज गिल साहब पर, तो वो तो फिर फौरी उसी जब जमानत हुई थी तो उसी दिन ईसीएल पे डाल देते, आज डालने की जरूरत क्यों पेश आई? तो ये आपको समझ होगी। अब फौजी अफसर कौन है ये भी देखना है, ये नाम आ जाएंगे कुछ दिनों तक, लेकिन ये वहाँ पर तमाम हालात हैं। पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पर गई हुई है, वहाँ पर देख रही है और ज़राए बता रहे हैं कि उनको भी मोबाइल और जो लैपटॉप है अरशद शरीफ साहब का, उस तक एक्सेस दी गई है एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा उस टीम को जहाँ पर अरशद शरीफ साहब को मर्डर किया गया, उस जगह का दौरा भी करवाया गया है। उस टीम को वकार अहमद और खुरम अहमद साहब से भी मिलवाया गया है और ज़राए बता रहे हैं कि उसमें जो वकार अहमद है, उन्होंने कहा कि मैं तो अरशद शरीफ को एक दफ़ा ही मिला था, जानता ही नहीं था, मुझे किसी ने रेफ़र किया अरशद शरीफ साहब को और फिर मैंने अरशद शरीफ साहब को इधर नैरोबी के पास अपने रिजॉर्ट पर रखवाया और फाइनली अब अरशद साहब नैरोबी मुझे आ रहे थे और इस तमाम अरसे में 2 महीने से अरशद साहब इधर थे। मेरी एक मुलाकात हुई थी उनसे जिस पर मैंने उनके साथ लंच किया था और मैं सरदार अरशद को नहीं जानता। तो अब वो लोग अरशद साहब को करीबी भी नहीं थे, फिर अरशद साहब उनके पास क्यों गए? किसी ने तो भेजा, फिर अरशद साहब को ट्रैप करके नैरोबी इनके पास पहुंचाया दुबई से। और उसमें अब जरा ये बता रहे हैं कि उसमें कुछ मीडिया के लोगों के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन वो अभी वो भी इनिशियल स्टेज है। तो शायद जब 22 से नंबर बढ़ेगा तो उसमें मीडिया के लोग भी आ जाएंगे और दायरा शायद हो सकता है और ममालिक तक भी फैले। लेकिन इनिशियली यही 3 ममालिक आइडेंटिफाई हुए हैं, पाकिस्तान, कीनिया और दुबई यानी कि यूएई। और 22 लोग इनिशियली आइडेंटिफाई हुए हैं कि इनसे तहकीकात की जाएं, जिनमें से 9 लोग कीनिया में हैं, 8 लोग यूएई में हैं और 5 लोग पाकिस्तान में हैं। जबकि जो पाकिस्तान में लोग हैं उनमें से 2 पॉलिटिशियन हैं, एक ब्यूरोक्रेट है और एक फौजी अफसर है। मजीद जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको ये एक्सक्लूसिव मालूमात ला कर देते रहेंगे। ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।